So, ladies and gentlemen, my name is Mohammad Suhail, and I have completed my master in analytical chemistry. सोचा मैंने कि YouTube पे चैनल बनाया जाए और उस पे अपनी प्रैक्टिस के लिए और आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए थोड़ा सा वर्क किया जाए। तो YouTube पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत वसी कंसेप्ट है। आपके नीट में, एमडी कैट में और मुख्तलिफ कम्पेटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाएगी आपसे। अच्छा, आपको कोई और मॉलिक्यूल दिया जाएगा, आपसे उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी पूछी जा सकती है कि जी इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। लेकिन आज हमारी जो टोटल डिस्कशन है वो सिर्फ एक महवर के गिर्द सर्कुलेट करेगी, एंड दैट इज हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। कि किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को आप विद इन सेकेंड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे पहले लिखने का मकसद यही था कि नाउअडेज यू पीपल बहुत जल्दी में होते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक बंदा आपको डिटेल से समझाने के लिए पहले लफ्ज लिखिए फिर समझाए। दैट्स व्हाई मैंने ये पहले लिख दिया ताकि विद इन 2 to 3 मिनट्स हम इसको कवर कर सकें। तो एक ही फार्मूला है जिसके जरिए आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा जी, वो फार्मूला मैंने यहां मेंशन कर दिया। किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीजें चाहिए। नंबर 1, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। अच्छा, ये हम सब जानते हैं कि हम हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो पहली चीज जो हमें पहली मर्तबा अपने फार्मूले पे देखने के बाद नजर आई है वो ये है कि हमने पहले ये देखना है कि हमारे सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम्स अटैच्ड हैं। हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड विद आवर सेंट्रल एटम, दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, उसके बाद हमने कैलकुलेट करने हैं प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। अच्छा जी, ये जो लॉन पेयर हैं ये आप सेंट्रल एटम के फाइंड आउट करेंगे, जिसके साथ आपके दूसरे एटम अटैच्ड हैं उस एटम के आपने लॉन पेयर फाइंड आउट करने हैं, दोनों को प्लस करना है। उस प्लस का जो रिजल्ट आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट वी कैन कैलकुलेट, वी कैन डिटरमाइन, वी कैन प्रिडिक्ट कि इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। अच्छा जी, लॉन पेयर, एज वी ऑल नो दैट कि लॉन पेयर क्या होते हैं। लॉन पेयर को मैं आम अल्फाज में वेले इलेक्ट्रॉन कहता हूं। ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, सेपरेटेड रहते हैं। इसकी मिसाल आपके घर के उस मेंबर की है जो कोई काम नहीं करता, जिसको हम लोग कॉमनली हड हराम भी कहते हैं। तो लॉन पेयर वेले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एटम के ऊपर होते हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, एमी डटाई के साथ उस एटम के ऊपर पड़े रहते हैं। लॉन पेयर, कीप इट इन योर माइंड। लॉन पेयर जब लफ्ज आएगा तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं, क्योंकि पेयर में ऑफ कोर्स एक जोड़े में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा जी, रिजल्ट, अगर आप किसी भी सेंट्रल एटम के एटम्स को उस सेंट्रल एटम के लॉन पेयर के साथ प्लस करते हो और आपके पास ये रिजल्ट्स आते हैं, then you can easily calculate, easily determine which kind of hybridization your molecule possess. अगर नंबर ऑफ एटम और लॉन पेयर का टोटल रिजल्ट 2 आता है, इट मींस दैट कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो s2 sp है। ओके, अगर वो रिजल्ट 3 आता है तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर उसका रिजल्ट 4 आता है तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर 5 आता है तो फिर sp3d हो जाएगा। इज इट क्लियर? 4 for 1 s3p, and if your result is going to be 5, then it means that the hybridization will be sp3d. अगर वो 6 हो रहा है तो sp3d2, अगर वो 7 हो रहा है sp3d3, अगर वो 8 हो रहा है तो sp3d4 and so on। लेकिन हमारी मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो क्यूरीज होती हैं एग्जामिनेशन में वो यहीं तक ही जाती है, 6-7 तक राउंड अबाउट, उसके आगे नहीं जाती। तो जी, लेट्स मूव टुवर्ड एग्जांपल। अब फर्स्ट है हमारे पास ये मीथेन है। अच्छा, इस चीज के लिए आपको 2 चीजों का बेहद याद होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पीरियोडिक टेबल में ये चीज मालूम हो कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये चीजें बहुत एसेंशियल हैं। सेम अगर आप किसी चीज की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको आपके सेंट्रल मेटल एटम के बारे में, उसका एटॉमिक नंबर,
उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होने चाहिए। इज इट क्लियर? अच्छा जी, पहले हमारे पास आ जाता है मीथेन। हम जानते हैं हमारे फार्मूले के मुताबिक पहली चीज जो हमने देखी है वो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम विद सेंट्रल मेटल, सॉरी सेंट्रल एटम। अब ये मीथेन है ना, इसका फार्मूला हम जानते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको पता हो कि सेंट्रल एटम किसे कहते हैं। ये देखिए, ये सेंट्रल एटम है जिसको 4 हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक्चुअली कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन कहते हैं कि हम म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, इस तरीके से हम दोनों क्या रहेंगे, स्टेबल। हम लोग बचपन में भी यही करते थे, अगर हम लोगों ने कोई स्टिकर्स लेने हैं और हम लोगों के पास पैसों की शॉर्टेज है तो 2 दोस्त मिलकर पैसे कंट्रीब्यूट करते थे और स्टिकर्स ला के स्टिकर को फिर हाफ हाफ अपनी बुक्स के ऊपर चिपका देते थे। अच्छा जी, ये सेंट्रल एटम है। हमने मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर? पहला फार्मूले के मुताबिक काम क्या करना है कि इस सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड एटम को कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4, ये जी मैंने 4 लिखे प्लस लॉन पेयर वेले इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर कितने होते हैं। हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, वो स्टेबल हो गया, उसको निकाल दें। दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उसके शेल के अंदर, वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इट्स मीन कि हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई भी वेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। there is absence of lone pair in case of carbon, so मैं यहां 0 कोट करूंगा। 4 अगर हमारा रिजल्ट आया है, इट्स मीन के हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है मीथेन के अंदर वो sp3 है। इज इट क्लियर? सो विद इन सेकंड यू कैन कैलकुलेट। चलें अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। NH3 नाइट्रोजन, हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से यही देख लें, 3 उसने हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिए हैं, कोऑर्डिनेट कर लिए। बचे कितने? 2 बचे तो एक लॉन पेयर हो गया, यानी NH3 में एक वेले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एग्जिस्ट करता है। तो जी 3 + 1 = 4। अगर 4 है देन इट्स अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, ये जो रेड सर्कल मैंने लिखे हैं ना, ये मैंने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखी है। उसके बाद जी पानी, वाटर, एक्वा, हाइड्रा, देयर आर मेनी। इसके अलावा फारसी में इसको आब भी कहते हैं, तो पानी के बहुत सारे नाम। अच्छा जी, H2O, अगर हम गौर से देखें तो इसमें जो सेंट्रल एटम है हमारा वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 2 कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो बाकी कितने बचे पीछे? 4 का मतलब है कि ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 वेले इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े। तो जब इसको टोटल क्या पता चला, sp3। It's mean that there are a number of molecules that are existing in the form of sp3 hybridization. Okay, next है IF7, iodine. Iodine belongs to 17 and its के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। IF7 सिंपल है, अगर I के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और वो 7 ही फ्लोरीन के साथ अपने बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उसके पास कोई वेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इट विल बी sp3d2। मैंने इसके आगे भी लिख दिया है sp3d2। किधर गया? सॉरी, sp3d3। इज इट क्लियर? अब आगे चल ZF4। हम जानते हैं कि Z का ताल्लुक 18 ग्रुप से है। 18 ग्रुप से है तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखें 8 इलेक्ट्रॉन। इन 8 इलेक्ट्रॉन में से उसने 4 किसके साथ कर लिए जी? फ्लोरीन के साथ। 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद ज़ीनान के पास बचे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन? 4। ये गेम है, बच्चों वाली गेम है। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 3। ये जो बच्चों में गलतियां करते थे, पर यहाँ नहीं करनी। सिंपल आपने लुक देखना चाहिए। अच्छा, ज़ीनान के साथ 4 एटम अटैच है तो 4 ये हो गए। ज़ीनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इधर चले गए, बचे 4 का मतलब 2 लॉन पेयर। 4 + 2 = 6 and 6 will be sp3d2। Is it clear? 6 will be sp3d2। अच्छा, ZO3 इसको देखें। फिर ज़ीनान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक ऐसी बला है जो हमेशा इस फॉर्मेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। उसको अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑक्सीजन ज़ीनान के साथ
दो बॉन्ड बनाएगा, तो ज़ीनान के 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, बच्चा ज़ीनान के पास सिर्फ एक जोड़ा लॉन्ग पेयर का, इसलिए इस स्ट्रक्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, इसलिए मैंने इनको लिस्ट कर दिया। नेक्स्ट है ZeOFO। अब इस केस में अगर मैं ज़ीनान की इस बला की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करता हूं तो कैसे करूं? टोटल एटम काउंट करें, 4 फ्लोरीन के, 1 ऑक्सीजन के, तो ये 5 हो गए। 5 में से ये 2 बनाएगा, 2 ये बनाएगा, 4 ये बनाएगा, 6। ज़ीनान के पास कितने होते हैं? 8, 6 चले गए, बाकी एक वेले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच गया। तो ज़ीनान इस केस में 6 रिजल्ट आपको देगा, और 6 का मतलब अगेन है sp3। नेक्स्ट देखेंगे ZeO2F2। अब आप जानते हैं यहां पे कुछ बचता है, अगेन 4 ये कंज्यूम करेगा, 2 ये कंज्यूम करेगा, 6 एक वेले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच जाएगा, तो ये टोटल रिजल्ट होगा 5, एंड 5 के केस में आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो देखते हैं SF6 केस में हम जानते हैं गैस के वैलेंस शेल में होते हैं जी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है, फ्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। इट्स मीन के नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम तो 6 हैं पर लोन पेयर 0 है, और अगर 6 हमारा रिजल्ट है तो इट विल बी sp3। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दीज काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं H2C यानी इथीन का केस स्टडी करता हूं, और इथीन के केस में मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना चाहूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा कि कार्बन के साथ बॉन्डेड एटम है 2, तो मैंने 2 कोट किया। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 2 तो बेचारे काम पे लग गए हाइड्रोजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन वेले रह गए, यानी एक वेले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इथीन के केस में सेंट्रल कार्बन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। इट्स मीन इट विल बी 2 + 1 एंड 3 का केस हमारे पास sp2 होता है। तो इथीन में सेंट्रल कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। CO2 को देखें, अगर मैं ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करूं तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड एटम कितने हैं? एक कार्बन है ना, तो मैंने एक कोट किया। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से 2 तो एक बॉन्डेड एटम के साथ वो शेयर कर रहा है, वेले इलेक्ट्रॉन बचते हैं 4, यानी 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर का मतलब है टोटल 3, एंड 3 विल बी sp2। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2। अगर मैं कार्बन के फाइंड आउट करूं, सिंपल है, कार्बन के साथ 2 एटम अटैच्ड है, 2 कोट किया, लोन पेयर 0 लोन पेयर है, तो क्या केस होगा? 2 का केस हमारे पास होता है sp। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन को अगर सेंट्रल एटम कंसीडर करें तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, एक स्पेशल केस भी है हमारे पास केटाइन और एनाइन का। जैसे आपसे इन स्पीशीज के बारे में पूछा जाता है, वैसे ही सम केसेस में आपसे केटाइन और एनाइनिक स्पीशीज में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। इसको मैं स्पेशल केसेस से लेकर कंसीडर करता हूं क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार ये चीज भी पूछी जाती है। तो मैं पहले एनाइन डिस्कस करता हूं। सल्फर, वी ऑल नो कि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इस केस में सल्फर के साथ बॉन्डेड एटम है 4 बॉन्डेड एटम आ गए। अब अगर हम लुक देखें एक नजर तो सल्फर के ऊपर -2 चार्ज भी है। एज वी ऑल नो दैट जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन हासिल करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर नेगेटिव 2 है तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। टोटल अब सल्फर में 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके साथ 4 ऑक्सीजन बॉन्डेड एटम। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खा जाता है, तो 4 ऑक्सीजन सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन खा जाएंगे तो कोई भी वेला इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहने देगा। सल्फर के केस में, इस केस में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब मैं एक अमोनियम आयन आपके सामने रखता हूं, NH4। NH4 में हम नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है हमारा। सेंट्रल एटम का पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। पहले शेल में 2, दूसरे में 5 वेले इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें नाइट्रोजन। ये क्या करता है इस केस में? उनमें से भी एक खारिज कर देता है। बहुत सखी और दरिया दिल होता है नाइट्रोजन, इसमें ये भी खारिज कर दिया। यहां 4 इसके साथ बॉन्डेड एटम है और 4 ही इसके इलेक्ट्रॉन थे, 5वां तो इसने दरिया दिली में आके खारिज कर दिया। तो इसके केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3 हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, पानी मेरा फेवरेट रहा। ठीक है, अभी भी बड़ी प्यास लग रही है और मैं चाहता हूँ पानी पीने। तो जी H3O के केस में ऑक्सीजन इज अवर सेंट्रल एटम एंड एज इट इज क्लियरली इंडिकेटेड इट कंटेन प्लस मीन दैट इसको अपने एक इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी देनी पड़ी और इसने दे दी। मतलब 6 थे
एक गंवा दिया 5 में, 5 में से 3 कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो बचे कितने, एक लोन पेयर बच गया। 3 + 1 = 4 एंड 4 है, तो H3O के केस में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3। ओके, तो आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा, समाप्त हुआ, खत्म हुआ। तो आई होप सो कि इस कंसेप्ट को अब आपको दोबारा रिव्यू करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। इट्स वेरी सिंपल। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इज इट क्लियर? हम सब जानते हैं, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। यानी अगर कोई बच्चा टॉप कर गया, अगर कोई बच्चा कोई काम बहुत जल्दी कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो गॉड गिफ्टेड है, होते हैं, पर उसकी रियाजत इतनी होती है, उसकी मुशक्कत, उसकी प्रैक्टिस इतनी होती है कि वो ऐसे ऐसे। तो इस मामले में हम लोग ये बातें भी साथ साथ चलती रहेंगी। आई होप सो कि अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप कनेक्टेड रहेंगे मेरे साथ, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट ज़रूर कीजिएगा। एक अच्छे से और एक दिलचस्प टॉपिक के साथ हम अगेन हाजिर होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद सुहेल एंड मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।